हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए लेक्चर में। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नए लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन। माय सेल्फ प्रोफेसर अक्षय गुप्ता। मैं आपको आज इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु संस्कृति, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता ये विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु नदी की घाटी में खुदाई के प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश में एक ऐतिहासिक सभ्यता विकसित हो चुकी थी, जिसके सामने मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान तथा रोम आदि की सभ्यताएं नगण्य थी। सर जॉन मार्शल के अनुसार यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया आदि की सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी तथा कुछ क्षेत्र में तो उनसे भी अधिक विशिष्ट थी। सर डॉक्टर जॉन मार्शल ये इतिहास तज्ञ है, हिस्टोरियन थे। उनके अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मेसोपोटामिया और ये जो मिस्र की सभ्यताएं थी इनसे भी बहुत प्रगत थी और उनके पास बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तो सिंधु सभ्यता की ये जो खोज है, किसने इसको मतलब आइडेंटिफाई किया था, तो ये अब हम देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता की खोज और उसके जो केंद्र है इसके बारे में देखते हैं। सन 1856 में सिंधु घाटी से उस समय की एक सभ्यता के चिन्ह प्राप्त होने लगे, जब अंग्रेज सरकार ने कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहां पर उत्खनन कार्य शुरू करवाया था। परंतु उस समय मजदूरों ने खंडरों की खुदाई से मिलने वाली विचित्र वस्तुओं को देखकर भय व आतंक के कारण काम बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही पुरातत्व विभाग ने स्थानों पर खुदाई कर सिंधु सभ्यता के असंख्य अवशेष प्राप्त किए। जिन स्थानों पर ये अवशेष प्राप्त हुए थे उनका विवरण हम देखेंगे। ठीक है, तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता का वहाँ के जो लोग थे उनका सामाजिक जीवन और उनकी जो मतलब सभ्यता थी, उनका काल, उसका विस्तार वो देखेंगे। उसके बाद उसके विनाश के कारण क्या थे, उसके बाद उस सभ्यता की नगर योजना, उनकी वास्तुकला कैसी थी, उनका आर्थिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, इन सभी के बारे में हम देखेंगे तथा उनमें कुछ कलाएं भी थी उनको, वो सबका हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता का शहर। तो ऐसे बहुत सारे साइट्स है उसकी जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ये है सिटी स्ट्रक्चर यानी शहर का इस तरह से शहर होता था। ये इसको द ग्रेट बाथ यानी कि सबसे बड़ा वहाँ का एक स्विमिंग पूल था जहाँ पे जिसको ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। ये सिटी है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो अब हम देखते हैं वहाँ की कुछ साइट्स है उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले उसकी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी क्या थी, मतलब उसका भौगोलिक स्थान कहाँ था भारत में, वो देखेंगे हम। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान एंड पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान। यानी क्या, ये मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान को उसने कवर किया था एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तक वो क्या थी, फैली थी। ये थी उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। उसके बाद हम देखते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी कि जब उस सिंधु घाटी की खोज हो गई तो वहां पे कुछ साइट्स मिले, यानी कि बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां से वो वहां के अवशेष प्राप्त होने लगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट साइट है हड़प्पा। सबसे पहले इस साइट को आइडेंटिफाई किया था हड़प्पा, इसी वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा इज द फर्स्ट डिस्कवर सिटी discover site of this civilization found in 1921 by Dayaram Sahani. It is located in Punjab province and Pakistan on Old River Ravi. The major findings at these sites are include workman quarters, two sandstone statue and little bullock cart. जब वहाँ पे उत्खनन हुआ था तो वहाँ पे जो मेजर फाइंडिंग्स मिली वो क्या थी, वहाँ की जो मेजर फाइंडिंग्स थी वहाँ पे क्या मिले, वर्कमैन क्वार्टर्स यानी कि सर्वेंट क्वार्टर, जहाँ जो मजदूर लोग थे उनको उनके रहने के लिए वहाँ पे क्या थी,
व्यवस्था की गई थी। उसके अलावा दो वहां पे मिट्टी के पुतले मिले, यानी कुछ सैंडस्टोन स्टैचू, लिटिल बुलक कार्ट्स यानी कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी खेलने की चीजें रहती है, वो वहां पे मिली। और हड़प्पा, यह स्थान कहाँ पे है, तो यह मोंटगोमरी जिले, इस जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां के लाहौर तथा मुल्तान के बीच में स्थित है। इसकी खुदाई 1921 में की थी दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त्र, इन दोनों ने मिलकर की थी। इस स्थान से सिंधु सभ्यता से संबंधित बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जैसे कि प्रसादम मंजूषा, इसी को ही हमने क्या कहा था, द ग्रेट बाथ। उसके बाद यहाँ पे और बहुत सारे और अवशेष मिले हैं, जैसे कि कब्रिस्तान, प्रस्तर मूर्ति, इन सारों के अवशेष हमको हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, इसको क्या कहा जाता है, माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड यानी क्या, मृतकों का टीला। मोहनजोदारो was found by R.D. Banerjee in 1922। R.D. Banerjee ने इसको फाउंड किया था 1922 में। It is located in लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लारकाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। The major finding in these sites include multi-parallel assembly hall, large granary and evidence of direct trade contact with Mesopotamia। यहाँ पे जो उत्खनन हुआ था वहाँ पे कुछ मेजर फाइंडिंग मिली। यहाँ पे एक मल्टी पैरेलल असेंबली हॉल मिला है, यानी क्या है, ये एक बहुत बड़ा सभागृह था जहाँ पे लोग मिलकर कुछ नियम या कानून बनाना होता था, वो वहां पे बनाते थे। इसके साक्ष्य हमें मोहनजोदारो से मिलते हैं। इसके बाद लार्ज ग्रेनरी सिस्टम, यानी जो फूड स्टोरेज था, ऐसा वहां पे मिला है, इसके अवशेष मिले हैं। इसके बाद एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड कांटेक्ट विद मेसोपोटामिया, यानी कि जो मेसोपोटामिया एक संस्कृति थी या सभ्यता थी, वहां के जो कॉइन्स या फिर वहां के कुछ अवशेष हैं वो हमको मोहनजोदारो में मिलते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ मोहनजोदारो या फिर सिंधु सभ्यता संस्कृति के जो लोग थे वो क्या करते थे, डायरेक्टली व्यापार करते थे। इसको मुर्दों का या फिर मृतकों का टीला भी कहा जाता है। जॉर्ज मार्शल की अध्यक्षता में राखाल दास बनर्जी ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसमें नगर की बहुत सारी चीजें प्राप्त हो गई थी। इससे यह अनुमान भी लगाया गया है कि यह नगर 7 बार उजाड़ा और बसाया गया होगा। इतिहासकारों का अनुमान है कि इस नगर की सबसे ऊपरी सतह लगभग 2750 ईसा पूर्व और सबसे निचली सतह 3250 ईसा पूर्व में बनी गई होगी। यहाँ से बहुत सारे और अवशेष मिले, जैसे कि नर्तकी की मूर्ति, पुजारी का सिर, पशुपति, विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, वो यहाँ से प्राप्त हो गए थे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं साइट कोट दीजी। कोट दीजी वाज अ प्री-हड़प्पन साइट एंड लोकेटेड ऑन द रिवर सिंध। दिस सिटी डिस्ट्रक्टेड बाय फोर्स और सम फायर, but tar is the major object found here। ये जो कोट दीजी साइट है, ये एक हड़प्पन साइट है एंड लोकेटेड ऑन रिवर सिंध। ये जो सिंधु नदी है वहां के साइड के ऊपर ही ये बाजू में स्थित है। दिस सिटी डिस्ट्रक्टेड बाय फोर्स और फायर, या वहां पे कुछ युद्ध हुआ होगा, अदरवाइज कुछ आग वगैरह लगकर क्या होती, वो साइट सिटी नष्ट हो गई थी। और टार, ये है यहाँ का क्या है, मेजर ऑब्जेक्ट फाउंड हो गया है। इसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा इज लोकेटेड इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन सरस्वती रिवर। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और कौन से नदी के ऊपर स्थित है, ये सरस्वती रिवर के बाजू में ही है कालीबंगा साइट थी। द मेजर फाइंडिंग्स आर बाथरूम एंड ड्रेन ऑफ बेक ब्रिक्स। मतलब क्या मिला है यहाँ पे, मेजर फाइंडिंग बाथरूम्स मिले हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रशासन व्यवस्था थी यहाँ पे, और ड्रेन ऑफ बेक ब्रिक्स। बेक ब्रिक्स यानी क्या, पकी जो ईंटें होती है, घर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो पकी ईंटों यानी कि लाल जो ईंटें रहती है, ये वहां पे मेजर फाइंडिंग मिली है। कहाँ से, कालीबंगन से। तो इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज था, ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है लोथल। लोथल इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात, यहाँ पे ये लोकेटेड है। इट इज ए कोस्टल टाउन। द मेजर फाइंडिंग्स आर आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। ये क्या था, एक कोस्टल टाउन यानी एक बंदरगाह था, और यहाँ पे मेजर फाइंडिंग क्या है, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड यानी ऐसा प्लेस जहाँ से क्या होता था, समुद्र की तरह, समुद्र में व्यापार होता था दूसरे देशों के साथ समुद्र का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये था लोथल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम धोलावीरा। धोलावीरा इज लोकेटेड ऑन रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। कहाँ पे है ये लोकेटेड, रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, गुजरात में स्थित है। इट इज फाउंड बाय आर एस बिष्ट। आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1990 में।
यहाँ पे मेजर फाइंडिंग क्या है, तो मेजर फाइंडिंग्स आर फाउंड हियर इज अ ग्रेट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ पे ग्रेट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे फाउंड हो गई थी। द सिस्टम ऑफ ड्रेन्स टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम सिटी वॉल एंड हाउस टॉप इज अमेजिंग। मतलब क्या है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ की, कि जो बारिश का पानी पड़ता था घरों के ऊपर, तो उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि वो एक अदर कहाँ पे टंकी में फिक्स किया जाता था और बारिश के बाद वो लोग उसका इस्तेमाल करते थे। इस तरह का उनको नॉलेज था, तो बहुत अच्छी तरह से सिविल इंजीनियरिंग से वो क्या थे, उनका परिचय था। नेक्स्ट साइड हम देखते हैं, धोलावीरा के बाद और सारे साइट्स हैं जैसे कि सुतका लेंडोर, सुरकोटड़ा, बनावली, कोटडीजी, ऐसे भी बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है हड़प्पा के लिए। तो ये है हड़प्पा सिटी स्ट्रक्चर। तो सिंधु सभ्यता का काल एवं विस्तार, इसके बारे में बहुत सारे मतभेद है। तो हम वो देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के काल और विस्तार के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता भारत की नहीं वरना विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। जैसे कि डॉक्टर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व से भी प्राचीन सभ्यता है। उनके अलावा अर्नेस्ट मेके जो महोदय है, उनका कहना है कि इसे 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व में माना जाता है। तो ये इनके मत है इतिहासकारों के। इन सभी मतों का विश्लेषण करके लीडर, ये जो इतिहासकार है, इन्होंने ऐसा मत निकाला है कि सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के विस्तार के विषय में डॉक्टर काशीराम दीक्षित ने लिखा है। वह कहते हैं कि यह सभ्यता केवल एक दो नगरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह राजपूताना, काठियावाड़, पंजाब तथा पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत तक विस्तृत थी। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सिंधु सभ्यता का विस्तार मेसोपोटामिया, मिस्र एवं फारस की सभ्यता के क्षेत्रों से अधिक विस्तृत था। इनके अनुसार, तो ये जो गार्डन चाइल्ड है इतिहासकार, इनके अनुसार, तथा पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक ये इस सभ्यता का विस्तार था। विश्व की कोई भी प्राचीन सभ्यता इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली नहीं थी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विश्व की कौन सी भी सभ्यता थी वो इसके जैसी सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की तरह इतनी विस्तृत फैली हुई नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या थी, उनकी नगर योजना। ये जो उनके घर थे, इनकी योजना बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने की थी। तो वो देखते हैं हम नगर और उनका भवन का निर्माण वो कैसे करते थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि नगरों के अवशेषों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के निर्माता नगर और भवन निर्माण कला में बहुत ही कुशल थे। संजय सभ्यता के नगर एक सुनिश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे। नगर में बहुत सी छोटी बड़ी सड़कें बनी हुई थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें 9 फुट से लेकर 33 फुट तक चौड़ी थी। सड़कों के दोनों किनारों पर सुंदर भवन बने हुए थे। नगर में अनेक छोटी-छोटी वीथियां थी। भवन में वायु प्रकाश तथा स्वच्छता आदि का समुचित प्रबंध किया था। इससे ये प्रमाणित होता है कि इन लोगों को सिविल इंजीनियरिंग यानी कि जो स्थापत्य शास्त्र है इसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं कि सार्वजनिक भवन, जैसे कि हमने कालीबंगा या फिर हड़प्पा में असेंबली हॉल मिलने के भी साक्ष्य हमने देखे हैं। तो सार्वजनिक भवन यानी क्या, कि सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया जा सकता है। जैसे कि प्रथम आता है उसमें नागरिकों के आवास भवन, दूसरा आता है सार्वजनिक भवन, तीसरा आता है सार्वजनिक स्नान कुंड जिसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है, और चौथा पूजा गृह एवं जिसे मंदिर कहते हैं। नागरिक भवन उनके 30 बाय 27 फुट के थे और भू क्षेत्र में वो बनाए जाते थे। बड़े भवनों में 30 और छोटे भवनों में 4-5 कमरे और बरामदे बने होते थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे, क्योंकि कालीबंगा से हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। मकान पक्की ईंटों के बनते थे। सामान्यतः पक्की ईंटों की इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था, वो ऊंचे होते थे। प्रत्येक मकान में एक रसोई घर होता था, एक स्नानागार, एक कुआं, कूड़ा रखने के लिए कूड़ेदान तथा पानी निकालने के लिए आवश्यक नालियां भी होती थी। पानी निकालने के लिए आवश्यक नालियां होती थी। ये निष्कर्ष धोलावीरा से निकाला जाता है क्योंकि वहां पे इसके साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा की खुदाई में एक विशाल हाल भी मिला है। इसमें एक विशाल कमरा है
इसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई है। फर्श पर अनेक स्थानों पर बेंचें और चौकियां पड़ी हुई है। विद्वानों का अनुमान है कि यह पूजा गृह रहा होगा, जबकि अर्नेस्ट के विचार है कि इस भवन में बाजार लगते होंगे, यानी कि मार्केट जिसे हम कहते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो इस तरह से क्या होते थे वहां पे अवशेष मिले हैं। इसके बाद विशाल स्नानागार, ये जो विशाल स्नानागार जिसको ग्रेट घाट कहते हैं, ये भी यहाँ पे फाउंड हो गया है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यह बड़े चौकोर दालान में स्थित है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई बहुत बहुत खोल थी, जैसे कि 30 फुट गहरी थी। इस महत्वपूर्ण विशाल स्नानागार के चारों ओर कमरे तथा बरामदे भी बने हुए थे। इसमें प्रवेश के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है। यहाँ पे देखो आप, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सीढ़ियां भी बनाई गई थी। स्नानागार के चारों ओर कमरे तथा बरामदे भी थे। इसमें प्रवेश के लिए सीढ़ियां थी। इसमें पानी भरने और निकलने की समुचित व्यवस्था थी। स्नानागार के निकट एक और कुआं, एक हमाम भी बना था, जिसमें गर्म जल की व्यवस्था होती थी। विद्वानों का अनुमान है कि धार्मिक उत्सवों के अवसर पर इस विशाल स्नानागार का उपयोग किया जाता था। जब कोई धार्मिक उत्सव रहते थे, तब इस विशाल स्नानागार का इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा मत लिखा है। विद्वान यानी कि जो इतिहासकार है जिन्होंने वहां पे खोज की है, इनका मानना है। तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं, इनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसा रहा होगा, इसके बारे में अब हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सामाजिक जीवन इनका कैसा रहा होगा, तो सिंधु वासियों का जो सामाजिक जीवन कैसा है, इसके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। तो सामाजिक संगठन, सिंधु सभ्यता के जो अवशेष है, इसके आधार पर यह पता चलता है कि सदैव समाज वर्गों तथा वर्णों में विभाजित नहीं था, किंतु इस सभ्यता में परिवार प्रथा अवश्य प्रचलित थी। विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित था। तो वो 4 भाग कौन से थे? विद्वान, दूसरा आता था प्रशासनिक अधिकारी, तीसरे आते थे व्यवसायी और चौथे आते थे श्रमजीवी। तो विद्वानों में ज्योतिष, वैद्य, पुरोहित तथा जादूगर आते थे। प्रशासनिक अधिकारी में योद्धा आते थे, राजकीय कर्मचारी, और व्यवसायी में व्यापारी और उद्योगपति आते थे, और श्रमजीवी में मजदूर, किसान व मछुआरे आते थे। विद्वानों का अनुमान है कि पुजारी, ज्योतिष, पदाधिकारी और जादूगर और वैश्य उच्च वर्गीय समझे जाते थे, बल्कि कृषक, व्यवसायी, कुम्हार, बढ़ई, मल्लाह आदि की गणना निम्न वर्ग में की जाती थी। उत्खनन से मिली मूर्तियां यह स्पष्ट करती है कि सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक रहा होगा। तो ये था उनका समाज का संगठन। अब हम देखते हैं कि उन लोगों ने भोजन, या फिर उनकी भोजन कैसा रहता था। तो खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर पता चलता है कि सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ का प्रमुख इस्तेमाल करते थे वो अपने खाने में। अनार, नारियल, नींबू, तरबूज तथा खजूर का प्रयोग भी होता था। व्यक्ति दूध, दही, मछली, मांस तथा अंडों का उपयोग करते थे। फलों और सब्जियों के अनेक चित्र भी मिले हैं। भोजन के उपकरणों में सिंधुवासी घड़ों, कलशों, थाली, गिलास, चम्मच, कुल्हाड़, चाकू, छुरी आदि का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बने बर्तनों का बहुतायत से प्रयोग होता था, लेकिन खुदाई से सोने, चांदी तथा तांबे के बर्तनों के अवशेष भी प्राप्त हो गए हैं। ये थे सिंधुवासियों के भोजन के बारे में। अब हम देखते हैं कि उनकी वस्त्र, ये जो लोग हैं सिंधु घाटी के, इनके वस्त्र तथा उनकी वेशभूषा कैसी थी, इसके बारे में देखते हैं। कि प्राप्त अवशेषों में सूती और रेशमी कपड़ों के टुकड़ों से स्पष्ट होता है कि उस समय व्यक्ति सूती, रेशमी, ऊनी सभी प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। यह कताई बुनाई के औजार, सुइयां, चरखे, तांबे के बर्तन आदि विशाल मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो बने हुए जो बुनते थे वस्त्र वही पहनते थे। विद्वानों का भी यह अनुमान है कि उस समय स्त्री और पुरुष की वेशभूषा लगभग समान थी, परंतु स्त्रियां रंगीन आकर्षक वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करती थी। स्त्रियों सिर पर ओढ़ने वाला एक विशेष वस्त्र भी धारण करती थी, और पुरुष कंधों पर दुशाला डालते थे। ऐसे उस समय का क्या था, वस्त्र तथा वेशभूषा तथा वो आभूषण भी पहनते थे। तो कौन से आभूषण थे? तो सिंधु घाटी की स्त्री और पुरुष दोनों को ही आभूषण पहनने का विशेष शौक था। दोनों ही हार, कंगन, बाजूबंद और अंगूठियां धारण करते थे। स्त्रियां नथ, बाली तथा पायल भी धारण करती थी। आभूषण सोने, चांदी, हाथी दांत तथा बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित किए जाते थे। ये जो धनी लोग थे वहां के, वो
मूल्यवान आभूषण धारण करते थे तथा निर्धन व्यक्ति मिट्टी और हड्डियों से बने अवशेष या फिर जो आभूषण थे वो धारण करते थे। श्रृंगार भी वो लोग करते थे, जैसे कि सिंधु घाटी की स्त्री और पुरुष दोनों ही केशों को विशेष रूप से संवारते थे। स्त्रियों मुख पर एक विशेष लेप तथा होठों पर लाली लगाती थी, इसके अवशेष मिले हैं। स्त्रियों और पुरुष लंबे लंबे केश भी रखते थे। स्त्रियां अनेक प्रकार की चूड़ियां गूंथा करती थी तथा चूड़ा बनाकर केशों के फीत से बांध दिया जाता था। खुदाई में प्राप्त हाथी दांत की कंघी और दर्पण भी सिंधुवासियों के श्रृंगार प्रियता का परिचायक थे। उसके बाद उन लोगों के पास मनोरंजन के साधन भी थे। तो क्या थे? तो उस समय आखेट, मछली पकड़ना, पक्षियों के युद्ध आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। उत्खनन में कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो उनके नृत्य प्रेम का प्रतीक है। रथों की दौड़ और जुआ भी इनके मनोरंजन के साधन थे। खुदाई में बच्चों के खेलने वाले अनेक मिट्टी के खिलौने और शतरंज की मोहरें भी उपलब्ध हुई है। इसके बाद औषधियां थी। खुदाई से प्राप्त कुछ चूर्ण जैसे वस्तुओं के आधार पर यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी के लोग अनेक प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते थे। हिरण के सींग और मछली की हड्डियां औषधि के रूप में प्रयुक्त की जाती थी। मोहनजोदड़ो से शिलाजीत तथा समुद्र फेन की प्राप्त हुई है। इनका प्रयोग भी औषधि बनाने में किया जाता होगा। और उनके पास शिक्षा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, इसका अनुमान लगाना एक कठिन कार्य है, परंतु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिंधुवासियों को गणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान था। माप तोल का मानकीकरण, नाप का ज्ञान, तोलने मापने के उपकरणों का दशमलव प्रणाली, नगर नियोजन आदि से वो लोग क्या थे? सटीक प्रमाण इनके मिलते हैं। तो सिंधु लिपि जो हमको मालूम है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अनेक लेख प्राप्त हुए हैं, परंतु सिंधु लिपि आज भी एक पहेली बनी हुई है। जो सिंधु लिपि है उसको आज तक किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है, वो अभी तक क्या है? एक पहेली ही बनी हुई है। मैकिनी के अनुसार सिंधु घाटी की लिपि में शाब्दिक विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए विचार विचार अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जर्मन विद्वान हॉर्जने के मत के अनुसार सिंधु लिपि हिट्टाइट लिपि का प्रतिरूप है, किंतु अल्ब्राइट इस मत से सहमत नहीं है। जो एक इतिहासकार है डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, उनके अनुसार सिंधु लिपि को ब्राह्मी लिपि का प्रतिरूप मानते हैं, किंतु यह मत भी अमान्य है क्योंकि दोनों लिपियों में केवल कुछ ही अक्षर मिलते हैं। सिंधु लिपि न तो अभी तक पढ़ी जा सकी है और न ही निश्चित किया जा सका है कि यह किस और से किस और को लिखी जाती थी। सिंधु लिपि चित्र प्रधान तथा कहीं कहीं पर इसमें वर्ण संकेतों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये था सिंधु लिपि के बारे में। इसके बाद इनके शव विसर्जन या फिर मृत्यु के बाद वो लोग अंत्येष्टि जिसको हम कहते हैं वो कैसे करते थे वो देखते हैं। मोहनजोदड़ो में अनेक घड़ों की प्राप्ति हुई है जिनमें मानव अस्थियां तथा भस्म है। हड़प्पा में अनेक अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधुवासी मृतकों को अंतिम क्रिया के 3 प्रकार से करते थे। अधिकांश लोग शव का दाह संस्कार करके उसकी हड्डियों को एक घड़े में बंद करके जमीन में गाड़ देते थे। हड़प्पा में शव दफनाने की विधि भी प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्ति मृतदेह को जंगल में पशु पक्षियों के समूह फेंक देते थे। तो ये ऐसा था सिंधुवासियों का सामाजिक जीवन। तो अब हम इनके आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं कि उनका आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा। तो सिंधुवासियों कृषि से बहुत उसका लगाव था। कृषि सिंधु घाटी के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। खुदाई में गेहूं तथा जौ के अवशेष प्राप्त हुए, जिससे सिद्ध होता है कि गेहूं, जौ, तिल, कपास, चावल, मटर आदि कृषि किया करते थे। फलों के चित्रों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी के निवासी नारियल, खजूर, अनार, आम, खरबूजा आदि से परिचित थे। पशुपालन भी वो करते थे। सिंधु निवासियों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। ये लोग गाय, भैंस, ऊंट, हाथी तथा बैल पालते थे, परंतु घोड़ों का ज्ञान उन्हें नहीं था। खुदाई से प्राप्त अनेक जंगली जानवरों के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ये लोग इन पशुओं का शिकार करते थे। अनेक मुद्राओं पर चीता, भालू, बाघ, गेंडा, हिरण तथा खरगोश की आकृतियां भी अंकित मिलती है। वस्त्रोद्योग हड़प्पा से कताई बुताई अनेक औजार प्राप्त हुए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये लोग वस्त्र बुनना जानते थे। ये लोग सूती, ऊनी, रेशमी सभी प्रकार के वस्त्र बनाते थे। इन्हें कपड़ों की रंगाई कढ़ाई करना भी आता था। इसके अतिरिक्त खुदाई में भी प्राप्त सुइयां और बटन यह प्रमाणित करते हैं कि ये लोग सिलाई भी किया करते थे। इसके बाद उनको धातु उद्योग के बारे में भी बहुत कुछ पता था। इन क्षेत्रों की जो खुदाई से प्राप्त बर्तन, प्रतिमा तथा अस्त्र शस्त्र से यह विदित होता है कि इन लोगों को
धातु का अच्छा सा ज्ञान था। इन लोगों को सोना, चांदी, पीतल, सीसा, कांसा, तांबे आदि धातुओं का प्रयोग करना ये लोग जानते थे। ये लोग पत्थर का भी प्रयोग करते थे। धातु उद्योग यहाँ के लोगों का प्रिय व्यवसाय था। अन्य उद्योग भी वो लोग करते थे, जैसे कि सिंधु घाटी के निवासी अनेक प्रकार की घरेलू वस्तु बनाते थे। खुदाई में सुई, कैंची, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, बर्मा, छुरी आदि वस्तुएं प्राप्त हुई है। ये लोग आकर्षक खिलौने, अस्त्र शस्त्र भी इस्तेमाल करते थे। कला कौशल्य से भी ये बहुत प्रेरित थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शिल्पी और कलाकारी भी थे। वे लेखन कला में प्रवीण थे। लगभग 500 मुहरें ऐसी मिली है जिन पर सुंदर लिपि अंकित है, परंतु अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। मुहरों पर पशुओं के सुंदर चित्र बने हुए हैं तथा उन पर चमकदार पॉलिश की हुई है। अनेक धातुओं की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जिनसे यह विदित होता है कि ये लोग मूर्ति कला में प्रवीण थे। इन लोगों को अलंकरण कला का भी ज्ञान प्राप्त था। व्यापार भी ये लोग करते थे। सिंधुवासी जल और थल मार्ग द्वारा विदेशों से व्यापार भी किया करते थे। थल पर बैलगाड़ियां और जल में जहाजों का प्रयोग किया जाता था। ये सोना, चांदी, सीसा, तांबा आदि धातुओं को आयात करते थे। मिस्टर पीगेट के अनुसार संभवतः दासों का व्यापार भी होता था। खुदाई में एक तराजू और अनेक बांट भी प्राप्त हुए हैं। इनमें से सबसे छोटा बांट था 13.64 ग्राम का मिलता है। तो ये था सिंधुवासियों का आर्थिक जीवन। अब हम इनकी धार्मिक जीवन पर टिप्पणियां करते हैं। तो ये लोग मातृ देवी की पूजा करते हैं। मोहनजोदड़ो, चोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त मुहरों, ताम्रपत्र तथा प्रतिमाओं के आधार पर यह सिद्ध होता है कि सिंधुवासी मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी को वो अनेक छोटी छोटी मूर्तियां प्राप्त हुई है, जैसे कि माता अम्बा, काली तथा कराली का प्रतीक वो दिखाती है। इसके बाद वो पशुपति यानी कि शिव जी की पूजा करते थे। खुदाई में एक 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है और उससे ऐसा प्राप्त होता है कि मुख्य देवता के बाई ओर एक गेंडा और एक भैंसा तथा दाई ओर एक हाथी और बाघ अंकित है, जिसके सम्मुख एक हिरण के समान 2 सिंह वाला पशु चित्रित है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार इसके उसकी संज्ञा ऋग्वेदिक रुद्र यशु के समान पशुपति जैसे होती थी। ये लिंग या फिर योनि की भी पूजा करते थे। खुदाई में कुछ ऐसी मूर्तियां मिली है जो लिंग तथा योनि जैसी प्रतीत होती है। इनके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासी लिंग तथा योनि यानी कि प्रजनन शक्ति के प्रतीकों की भी पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा करते थे। खुदाई में प्राप्त अग्निकुंडों के अवशेष से यह पता चलता है कि सिंधु निवासी अग्नि की पूजा करते थे। वे पशु, वृक्ष, सरिता आदि की उपासना भी करते थे। सिंधुवासी पीपल के वृक्ष और तुलसी के पौधों की भी उपासना करते थे। उसके अलावा ऋषभ देव की वो पूजा करते थे। यक्ष यक्षिणियों की भी पूजा करते थे। बैल तथा नाग की पूजा करते थे और जल का महत्व उनको मालूम था, इसके लिए वो जल की भी पूजा करते थे। तो ये था सिंधु वासियों का सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन। तो सिंधु सभ्यता का ये जो काल है बहुत प्रगत काल था। बहुत सारे यहाँ से प्रमाण मिलते हैं कि जिससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये लोग बहुत प्रगत थे। तो फिर इस सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, इस सभ्यता का विनाश कैसा हो गया, इसके बारे में अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और विनाश कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या विनाश की कब कैसे हुआ, यह प्रश्न भी विवादास्पद तो नहीं है, परंतु इसमें अनिश्चितता का समावेश बहुत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारण को प्रमाणित करने वाला कोई भी सटीक साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं होता। फिर भी अनेक विद्वानों ने अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर इस सभ्यता के विनाश के कोई कारण बताए हैं। तो वो क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला कारण आता है कि सिंधु नदी की भयंकर बाढ़ के कारण यह सभ्यता जललावित हो गई, यानी कि पानी में बह गई होगी तथा उसके अवशेषों पर बालू तथा मिट्टी जमा हो गई। आर्यों तथा सिंधुवासियों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सिंधुवासियों की पराजय हुई तथा इस सभ्यता का नाश हो गया। सिंधु प्रदेश में होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। चौथा कारण है किसी भीषण भूकंप से सिंधु घाटी सभ्यता को नामोनिशान मिल गया। और पांचवा कारण है अनावृष्टि तथा बाह्य आक्रमण भी इस सभ्यता का विनाश के कारण हो सकते हैं। लेकिन निष्कर्ष ऐसा निकाला जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन या विनाश में भूकंप, बाढ़, अनावृष्टि, विघटन तथा बाह्य आक्रमणों का मिला-जुला हाथ था। इन कारणों में चाहे जो प्रधान भी कारण रहा हो, परंतु अल्प समय में ही एक दैदीप्यमान सभ्यता काल के हाथों में विलीन हो गई और इसी तरह सिंधु सभ्यता का
अंत हो गया, जिसके हमने कारण देखे हैं। और एक अंततः प्रगत लोग जो हमारे पूर्वज थे, इनका अंत हो गया था। ये जो साइट्स है जो हमने देखा, इनके अवशेष, यहाँ से उनके अवशेष मिलते हैं। और सिंधु सभ्यता के पतन के बाद ही भारत में एक नई सभ्यता अस्तित्व में आ गई, जिसको हम वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक संस्कृति भी जिसको कहते हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस और हिस्टोरिकल लेक्चर्स के लिए आप हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल एग्जाम मैनिएक्स, इसको सब्सक्राइब करो। और ऐसे लेक्चर्स के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है वो प्रेस करो। थैंक यू। Every single day, I'm gonna make